हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई के स्टडीज़ में। तो हम क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ रहे थे और उसमें चैप्टर नंबर 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 9 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 10 आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। क्या मतलब है इससे, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से? तो कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल लॉज से बना हुआ है, कानून से बना हुआ है, उसके अंदर कानूनी कानून है। और लॉज एक चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ जो मोरालिटी है, वैल्यूज़ है, वो अलग चीज़ है। तो देयरफॉर वी कैन हैव ओनली लीगलिस्टिक अप्रोच। हमारे पास केवल एक लीगलिस्टिक अप्रोच है, कानूनी अप्रोच है। पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये सच है कि जो सभी लॉज हैं उनका सबका कोई मॉरल कंटेंट नहीं होता, कोई नैतिक कंटेंट नहीं होता। बट बहुत सारे लॉज जो हैं वो क्लोजली हमारी डीपली हेल्ड वैल्यूज से कनेक्टेड है। कैसे? हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनसे कैसे कनेक्टेड है? एग्जाम्पल के तौर पर जो एक कानून है वो डिस्क्रिमिनेशन को रोक सकता है पर्सन्स के ऑन ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि यदि लैंग्वेज, भाषा और धर्म के आधार पर पक्षपात, भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ, तो कानून जो है उसको प्रोहिबिट कर सकती है। सो सच ए लॉ एग्जिस्ट बिकॉज वी वैल्यू इक्वालिटी। क्यों ये लॉ आया? क्योंकि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इक्वालिटी एक वैल्यू है हमारी। सो लॉज और मॉरल वैल्यूज़ में कहीं ना कहीं कनेक्शन देखने को मिलता ज़रूर है। तो ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि लीगलिस्टिक अप्रोच है केवल, मॉरल कंटेंट भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। सो वी मस्ट देयरफॉर लुक अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डॉक्यूमेंट। हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक डॉक्यूमेंट की तरफ देखते हैं जो कि एक सर्टेन मॉरल विजन पर बेस्ड है। और हमें ज़रूरत है कि हम पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच जो है अपनाएं कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इसका मतलब क्या है पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशन की? सो हम तीन चीज़ देखते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। पहली, हमें समझना पड़ेगा कि जो कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है। इसका क्या मतलब है कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर का? इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि क्या पॉसिबल मीनिंग है जो टर्म यूज हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि राइट्स, सिटीजनशिप, माइनॉरिटी, डेमोक्रेसी। इन टर्म्स का मतलब क्या है? इससे आगे हमें वी मस्ट अटेम्प्ट टू वर्क आउट ए कोहेरेंट विजन ऑफ सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी का विजन है तो उस पर एक आपसी सामंजस्य से काम करना पड़ेगा। पॉलिटी कंडीशनल जो है अपॉन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द की कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो विजन सोसाइटी का और पॉलिटी जो इंटरप्रिटेशन करती हैं की कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको भी देखना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें जो सेट ऑफ आइडल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित हैं उन पर भी एक अच्छी पकड़नी पड़ेगी। और फाइनल पॉइंट हमारा यह है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंजंक्शन के साथ रीड करना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स थी, इन ऑर्डर टू रिफाइन एंड रेज टू ए हायर थ्योरेटिकल प्लेन, जो जस्टिफिकेशन है वैल्यूज़ की वो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। सो एक फिलोसफिकल ट्रीटमेंट वैल्यू का वो इनकम्प्लीट है। किसी भी वैल्यू का एक फिलोसफिकल अगर ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो वो इनकम्प्लीट है यदि उसकी डिटेल्ड जस्टिफिकेशन फॉर इट्स नॉट प्रोवाइडेड। यदि उसकी डिटेल्ड जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आपका फिलोसफिकल ट्रीटमेंट करना इनकम्प्लीट हो जाएगा उस वैल्यू का। सो जब फ्रेमर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो थे उन्होंने चूज़ किया गाइड करने के लिए इंडियन सोसाइटी को, पॉलिटी को सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ, साथ ही साथ देयर मस्ट हैव बीन ए कोरस्पॉन्डिंग सेट ऑफ रीजंस। साथ ही साथ रीजंस भी थे और मैनी ऑफ देम, जो बहुत सारे थे उसमें, मे नॉट हैव बीन फुल्ली एक्सप्लेन, उनको फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया। सो पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, नीड नॉट ओनली टू फाइंड आउट द मॉरल कंटेंट एक्सप्रेस इन इट एंड टू इवेल्युएट इट्स क्लेम्स, बट पॉसिबली टू यूज इट टू आर्बिट्रेट बिटवीन वेरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैनी कोर वैल्यूज इन अवर पॉलिटी। सो एक पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे ज़रूरत है कि ना केवल मॉरल कंटेंट को फाइंड आउट करने की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस है और इवेल्युएट करने की, बट पॉसिबली उसको यूज़ करने की भी जो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं
बहुत सारी वैल्यूज़ के पॉलिटी में उनके बीच में आर्बिट्रेट करने के लिए भी। और ये ऑब्वियस है कि बहुत सारे आइडल्स जो हैं वो चैलेंज किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे, डिबेट किए जाएंगे और कॉन्टेस्ट होंगे डिफरेंट पॉलिटिकल एरेनाज में, लेजिस्लेचर्स में, पार्टी फॉर्म्स में, प्रेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो बहुत सारे आइडियल्स जो हैं उनको चैलेंज भी किया जाएगा, डिस्कस भी किया जाएगा, डिबेट भी की जाएगी और बहुत सारी पॉलिटिकल एरेनाज में उनको कंटेस्ट भी किया जाएगा, लेजिस्लेचर में, पार्टी फोरम्स में, इन सब चीज़ में। एंड दीज आइडल्स आर वेरियसली इंटरप्रेटेड एंड समटाइम्स विलफुली मैनिपुलेटेड टू सूट पार्टीजन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। तो ये जो आइडल्स हैं वेरियसली इंटरप्रेट होते हैं और समटाइम्स विलफुली मैनिपुलेट करते हैं टू सूट पार्टीजन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, and we must therefore examine whether or not a serious disjunction exists between the constitutional ideal and its expression in other arenas. एग्जामिन करना चाहिए वेदर और नॉट एक सीरियस डिसजंक्शन है जो एग्जिस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल में और उसके एक्सप्रेशन में दूसरे एरेनाज में। समटाइम्स जो सेम आइडियल है वो इंटरप्रेट होते हैं डिफरेंटली बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं उन सेम आइडल्स को। सो हमें कंपेयर करना चाहिए, हमें वी नीड टू कंपेयर दिस डिफरिंग इंटरप्रिटेशन, जो ये अलग अलग डिफरिंग इंटरप्रिटेशन के जो आइडियल हैं उनको हमें कंपेयर करना चाहिए। सिंस जो एक्सप्रेशन है आइडियल का कॉन्स्टिट्यूशन में हैज़ कंसिडरेबल अथॉरिटी, इट मस्ट बी यूज टू आर्बिट्रेट इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ओवर वैल्यूज और आइडियल्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सिंस जो एक्सप्रेशन है आइडियल का कॉन्स्टिट्यूशन में हैज़ कंसिडरेबल अथॉरिटी, सो इट मस्ट बी यूज, इसको यूज़ किया जाना चाहिए आर्बिट्रेट करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रिटेशन ओवर वैल्यूज और आइडल्स। तो जो मैंने ऊपर बताया वही सब चीज़। ओवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन परफॉर्म दिस जॉब ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी आर्बिट्रेशन की मध्यस्थता का की जॉब जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो it is widely agreed that कि one reason for having constitution is the need to restrict the exercise of power। कि widely agreed है कि जो एक reason है constitution होने का, उसकी ज़रूरत क्या है, उस the need to restrict the exercise of power, जो exercise है power की उनको restrict करना। मॉडर्न स्टेट्स आर एक्सेसिवली पावरफुल, जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वो एक्सेसिवली पावरफुल हैं, वो बिलीव करती हैं टू हैव अ मोनोपोली ओवर फोर्स एंड कोअर्जन, यानी बल और कोअर्जन में उनकी वो बिलीव करती है कि मोनोपोली रहे। सो व्हाट इफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच स्टेट्स फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स हु अब्यूज दिस पावर। सो क्या होगा यदि इंस्टीट्यूशन जो ऐसे स्टेट हैं वो रॉन्ग हैंड्स में चले जाएं जो पावर का अब्यूज़ करते हैं। सो व्हेन इफ़ दीज इंस्टीट्यूशन वर क्रिएटेड फॉर आवर सेफ्टी एंड वेलबींग, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है हमारी सेफ्टी और वेलबींग के लिए बनाए गए हैं, तो दे कैन ईजिली टर्न अगेंस्ट अस, ये हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। और एक्सपीरियंस जो है स्टेट पावर का द वर्ल्ड ओवर शोज दैट मोस्ट स्टेट्स आर प्रोन टू हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ द एटलीस्ट सम इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। तो कुछ इंडिविजुअल कुछ ग्रुप्स का ये जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे हार्म होते हुए दिखेंगे। सो इफ सो वी नीड टू नो और वी नीड टू ड्रॉ the rules of the game in such a way that this tendency of state is continuously checked। so हमें रूल्स को ड्रॉ करना चाहिए द गेम इन सच अ वे दैट की जो टेंडेंसी है स्टेट्स की वो कॉन्टिन्यूसली चेक्ड हो जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दीज बेसिक रूल्स एंड देयरफॉर प्रिवेंट स्टेट्स फ्रॉम टर्निंग टायरानिकल। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दीज बेसिक रूल्स एंड देयरफॉर प्रिवेंट स्टेट्स फ्रॉम टर्निंग टायरानिकल। इसलिए संविधान जो है ये बेसिक रूल जो है उनको प्रोवाइड करता है और स्टेट को एक तंत्रीय बनने से रोकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साथ ही साथ पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स भी प्रोवाइड करता है जिससे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो। मोरओवर फॉर ए हिदर टू कॉलोनाइज पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस करता है और एम्बडी करता है फर्स्ट रियल एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो नेहरू अंडरस्टूड बोथ दीज पॉइंट्स वेल। नेहरू ने इन सब पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया था और जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ही क्लेम्ड रिप्रेजेंटेड अ कलेक्टिव डिमांड फॉर फुल सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो वो रिप्रेजेंट करती है कलेक्टिव डिमांड फॉर फुल सेल्फ डिटर्मिनेशन बिकॉज
ओनली अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की थी, वहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि आए थे ऑफ द इंडियन पीपल, हैड द राइट, उन पर राइट था फ्रेम करने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। तो सेकेंड ही आर्ग्यूड कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो केवल एक बॉडी नहीं है लोगों की, वो एबल लॉयर्स की गैदरिंग भी है, रादर इट इज़ अ नेशन ऑन द मूव, throwing away the shell of its past political and possible social structure and fashioning of itself। यानी कहने का मतलब है कि ये नेशन ऑन द मूव है, और जो इसका जो शैल है पास्ट पॉलिटिकल और का उसको फेंक रहा है, एंड पॉसिबली सोशल स्ट्रक्चर और फैशनिंग ऑफ फॉर इटसेल्फ एक न्यू गारमेंट ऑफ इट्स ओन मेकिंग, एक नया कपड़ा खुद के लिए बना रहा है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिजाइन टू ब्रेक द शेकल्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज and to usher a new era of freedom, equality and justice। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है was designed to break the shackle, जो बेड़ियाँ तोड़ रहा है ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की, जो भी प्राचीन रूढ़िवादी परंपराएं थीं, सोशल हायरार्कीज थीं, और एक नए इरा में एंटर हो रहा है, फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस यहाँ देखने को मिलेंगी। दिस अप्रोच हैड द पोटेंशियल ऑफ चेंजिंग द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ऑल टुगेदर। और इस अप्रोच के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो केवल लिमिट पीपल के पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा था पावर, बट टू एम्पावर, उनको भी एम्पावर कर रहा था, उनको भी शक्ति दे रहा था जो ट्रेडिशनली इससे वंचित हो गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव वल्नरेबल पीपल द पावर टू अचीव कलेक्टिव गुड्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ये भी दे रहा था कि जो वंचित लोग थे उनको भी पावर मिल रही थी कलेक्टिव गुड्स को अचीव करने के लिए। वाई डू वी नीड टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमें क्यों जब बैक जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। वाई लुक फॉरवर्ड एंड बाइंड अवर सेल्फ टू द पास्ट, क्यों हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए और पास्ट में देखना चाहिए। दैट मे बी द जॉब ऑफ ए लीगल हिस्टोरियन टू गो इन टू द पास्ट एंड सर्च फॉर द बेसिस ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़। सो ये एक जॉब हो सकती है लीगल हिस्टोरियन की, जो पास्ट में जाता है और सर्च करता है बेसिस ऑफ लीगल और पॉलिटिकल आइडियाज़ को। But why should students of politics be interested in studying the intention and concern of those who frame the constitution? तो क्यों जो स्टूडेंट है पॉलिटिक्स के वो इंटरेस्ट होना चाहिए उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया उनमें हमें क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। और वाई नॉट टेक अकाउंट ऑफ चेंज सर्कमस्टांसेस एंड डिफाइन अ न्यू द नॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अमेरिका के कंटेक्स्ट में where the constitution was written in the late 18th century में constitution लिखा जा रहा था, it is absurd to apply the values and standard of the era of 21st century। तो ये अच्छा नहीं होता, absurd होता to अप्लाई करना वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड जो 21st सेंचुरी के थे। तो इंडिया में जो वर्ड है ओरिजिनल फ्रेमर्स का और हमारे प्रेजेंट डे वर्ल्ड का मे नॉट हैव चेंज्ड सो ड्रास्टिकली, यानी जो पहले उन्होंने बना के गए थे और अब जो चल रहा है तो उसमें कोई ड्रास्टिकली चेंज करने को देखने को नहीं मिला। इन टर्म्स ऑफ अवर वैल्यू, हमारी वैल्यूज़, आइडियल्स, कंसेप्शन के हिसाब से हम वी हैव नॉट सेपरेटेड अवर्स, हमने अपने आप को बांटा नहीं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। और हिस्ट्री जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टिल वेरी मच ए हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट। हिस्ट्री हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वो स्टिल अब भी प्रेजेंट की हिस्ट्री देखने को मिलती है। फर्दरमोर वी मे हैव फॉरगॉटन द रियल पॉइंट underlying several of our legal and political practices simply because somewhere down the road we began to take them for granted। यानी इससे आगे हम देखते हैं कि we may have forgotten, हम भूल चुके हैं जो रियल पॉइंट है जो हमारे लीगल और पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस में था, और सिंपली बिकॉज समवेयर डाउन द रोड वी बिगेन टू टेक दैट देम फॉर ग्रांटेड। सो ये जो रीजंस हैं वो स्लिप हो गए हैं इनटू द बैकग्राउंड, स्क्रीन्ड ऑफ फ्रॉम आवर कॉन्शियसनेस, इवन दो दे स्टिल प्रोवाइड दी organizational principle to current practices। So जब when the going is good, this forgetting is harmless। ठीक है जी। So जब going is good है तो इसके forgetting जो है वो harmless हो सकती है, but when ये जो practices है challenge हो और threatened neglect of the underlying principle can be harmful। So in short, to get a handle on current constitutional practice, to grasp their value and meaning, we may have no option but to go back in time up to the Constituent Assembly। तो अपनी वैल्यूज़ को, अपनी मीनिंग को समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पे वापस जाना पड़ेगा, और परहैप्स इवन फर्दर बैक इन टाइम कॉलोनियल एरा में भी जाना पड़ सकता है। सो देयरफॉर वी नीड टू रिमेंबर, हमें रिमेंबर करना चाहिए और रिविजिटिंग करना चाहिए पॉलिटिकल फिलोसफी को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
है। तो बेसिकली ये था कि क्या क्या है पॉलिटिकल फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि केवल लीगलिस्टिक अप्रोच हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमें पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच भी अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसमें मोरालिटी, वैल्यूज़, ठीक है जी, मोरालिटी, वैल्यूज़, ये सब सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो उसी पर ये बेस था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमें कुछ सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए। तो ये सारी बातें एक कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखी हुई थी, और यही है सारी चीज़। और पार्ट 1 यहाँ ख़त्म करते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।